नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आपका जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 19 है। अब तक हम लोग 18 मॉक टेस्ट दे चुके हैं और सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर इसमें से कोई भी मॉक टेस्ट आपका छूटा हुआ है ज़रूर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर लगा सकते हैं। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो 1 से 1.5 महीने पहले का जो करंट होता है वही एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जा रहा है। वर्तमान में ये एक ट्रेंड चल रहा है। तो आज का ये वीडियो, इसमें हमने केवल करंट अफेयर के 31 प्रश्नों को लिया है, जो कि लास्ट 2 से 3 यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं पेड ग्रुप भी आपका चल रहा है, तो पेड ग्रुप में मैंने आप लोगों को सारे मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ दे रखे हैं और उम्मीद है कि आपने उन्हें पढ़ा होगा। तो जो लोग पढ़ चुके हैं उनका तो एक तरीके से यह रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न जरूरी हैं एग्ज़ाम के लिए और बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के मुताबिक हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि असुमेलित की पहचान करिए। देखो दोस्तों, जीएसटी डे 1 जुलाई, जीएसटी डे क्या 1 जुलाई को मनाया जाता है? ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई, ये भी आपका सही सुमेलित है। विश्व जूनोसिस दिवस कह रहे हैं कि मनाया जाता है 7 जुलाई को। तो विश्व जूनोसिस दिवस यानी कि जूनोसिस क्या होता है आप जानते हैं? जूनोसिस ऐसे रोग होते हैं जो जानवरों से ट्रांसफ़र होकर इंसानों में आते हैं। और हाल ही में एक रिसर्च हुआ था तो पता चला है कि मोस्टली जितने भी घातक रोग हैं वो सब जानवरों से ही इंसानों में आए हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, जो कि होता है 6 जुलाई को, न कि 7 जुलाई को। तो ये हमारा जो है असुमेलित है, यानी कि यही हमारा आंसर है। बाकी विश्व ग्रामीण विकास दिवस ये होता है 6 जुलाई को। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि मनाया गया था 5 जुलाई को, इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थीम जो लंबी होती है वो अक्सर पूछी नहीं जाती है। 1 जुलाई को कई सारे दिवस होते हैं। जीएसटी डे तो होता ही है, लेकिन इसी दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी होता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में कौन सा देश एनडीबी में शामिल हुआ है? एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। तो ब्रिक्स बैंक का नया नाम हो गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और कौन सा देश है जो कि एनडीबी में शामिल हुआ है हाल ही में? तो उज्बेकिस्तान और कोलंबिया शामिल हुए हैं, यानी कि ए और बी। तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ब्राज़ील के डिल्मा रोसेफ हैं। ब्रिक्स बैंक के यानी कि जो एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद? सही जवाब इसका विकल्प बी है, यानी कि दिल्ली में किया गया। तो नई दिल्ली में भारत का पहला नेशनल बायो बैंक खोला गया है। 6 जुलाई को विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। यह बायो बैंक दिल्ली में CSIR IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में स्थापित किया गया है। इसे फिनोमी इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्थापित किया गया है और अभी इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों को जेनेटिक और हेल्थ डेटा स्टोर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो नीति आयोग के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट शामिल किए गए हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के। और ये जो इंडेक्स है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट का कौन सा जिला टॉप पर रहा?
दोस्तों सही जवाब इसका हन हथियाल जिला, जो कि स्थित है कहाँ पर, मिजोरम में। दूसरा स्थान मिला है मिजोरम के ही चंफाई जिले को, ठीक है। और इस सूची में बिल्कुल नीचे कौन सा है, तो अरुणाचल का लोंडिंग जिला, यह इस सूची में सबसे नीचे है। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंतिम 121वां स्थान मिला है लोंडिंग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला है। तो राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन दोस्तों किया गया है गुजरात में, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के पहले नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की आधारशिला गुजरात में रखी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यह यूनिवर्सिटी गुजरात के साणंद में बनेगी। इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा जाएगा, सरकारी नहीं, सहकारी विश्वविद्यालय रखा जाएगा, जो कि अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर इसे रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कौन सा देश आयोजित करेगा। तो अभी हाल ही में 17वां भी आयोजित हुआ था, आपको याद है 17वां कहाँ पर आयोजित हुआ था। फिलहाल 18वां जो ब्रिक्स होने वाला है दोस्तों, ये भारत में होने वाला है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही उत्तर है। और रही बात ये 2025 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का, ये दोस्तों ब्राज़ील में आयोजित किया गया। कहाँ पर, ब्राज़ील में, जुलाई के महीने में 5, 6 और 7 जुलाई को। इसकी थीम रखी गई वैश्विक शासन और शांति एवं सुरक्षा में सुधार। भारत की ओर से शामिल हुए हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सबसे समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो विश्व बैंक द्वारा एक इंडेक्स जारी होता है, इसे कहते हैं गिनी इंडेक्स। तो इसमें यह पता चलता है कि दुनिया में कितनी समानता है। तो समानता के लिए ये गिनी इंडेक्स प्रयुक्त किया जाता है, विश्व बैंक इसे जारी करता है। और इस इंडेक्स में भारत जो है ये 4थे स्थान पर है। तो विकल्प आपका डी यहाँ पर सही है। भारत को दोस्तों मध्यम निम्न असमानता वाली श्रेणी में रखा गया है। मध्यम निम्न असमानता वाली श्रेणी में भारत का स्कोर 25.5 25 है। चीन का स्कोर भारत से 10 ज़्यादा है, 35.5 है। अमेरिका का 41.8 है। तो टॉप पर आ रहा है आपका स्लोवाकिया गणराज्य, दूसरा है आपका स्लोवेनिया, तीसरा बेलारूस, चौथा है आपका भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेनिफर गर्लिंग सिमंस, ये तस्वीर आप देखिए, जेनिफर गर्लिंग सिमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है किस देश की। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विकल्प जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि सूरीनाम की। सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं जेनिफर गर्लिंग सिमंस। तस्वीरों में आप इन्हें देख रहे हैं। इनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये बहुत खुशमिजाज हैं। पेशे से चिकित्सक रह चुकी हैं और अब ये बन गई हैं सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। इन्होंने 6 जुलाई को पदभार संभाला है और बच्चे और युवा इन्हें प्यार से आंटी जेनी भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल कहाँ पर खोला गया है। तो इसमें जो पूरा का पूरा स्टाफ है दोस्तों ये ट्रांसजेंडर है। भारत का ये पहला है तो इम्पॉर्टेंट है और ये खोला गया है कहाँ पर, हैदराबाद में से खोला गया है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, और ये कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में से खोला गया है। पूरा जो स्टाफ है ये फीमेल है। हालांकि ये हॉस्पिटल जो है 2001 में ही स्थापित किया गया था, लेकिन बीच में फंडिंग की वजह से ये बंद हो गया था। अब इसे टाटा ट्रस्ट की सहायता से रीओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों पहला राज्य बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। राशन के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना चेहरा दिखाएंगे, बाकी आधार ऑथेंटिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो फेस आईडी का इस्तेमाल करने वाला पहला स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है। दोस्तों प्रोजेक्ट 17A के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन कौन से स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A के तहत अगस्त के महीने में भारतीय नौसेना में जो दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट शामिल किया गया, नाम है उसका INS उदयगिरी, यानी कि उत्तर विकल्प बी होगा, ठीक है।
प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट जहाज INS उदयगिरी का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, रूस में बना INS तमाल भी नौसेना में शामिल हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 17A में कितने जहाज हैं? तो देखो दोस्तों 7 जहाज हैं। इनके नाम हैं INS नीलगिरी, दूसरा है INS उदयगिरी, तीसरा INS हिमगिरी, चौथा है INS तारागिरी, पांचवा INS महेंद्रगिरी, छठा INS दूनागिरी, सातवां है INS बिंदगिरी। तो ये 7 जहाज हैं जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रहे हैं और इन्हें मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो फ्रेंड, जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के लिए आप LT ग्रेड, JSE प्रवक्ता, GDC वगैरह जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए पेड ग्रुप चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको सबसे ऊपर जाएंगे, आपको वहाँ पर सारे रूल्स लिखे गए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे पेड ग्रुप में आपके टेस्ट भी होते हैं, आपको GS प्लस करंट अफेयर की सारी PDF प्लस जो भी लेक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लेक्चर की PDF आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। आपको टारगेट भी डेली कर दिया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से पेड ग्रुप चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा की। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर रहे कौन? प्रधानमंत्री मोदी। और इस दौरान उन्होंने 5 देशों की यात्रा की। कौन सा देश उसमें शामिल नहीं था? घाना तो गए थे, त्रिनिदाद और टोबैगो भी गए थे, अर्जेंटीना भी गए थे, लेकिन मोजाम्बिक नहीं गए थे। तो उत्तर बनेगा आपका विकल्प D। प्रधानमंत्री 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर रहे। घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो तो एक ही है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। अच्छा बताओ कि ब्राज़ील क्यों गए थे? अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, जुलाई के महीने में ब्राज़ील में एक बड़ी बैठक हुई थी, ठीक है, ब्रिक्स की बैठक हुई थी। चलो मैं बता देता हूँ, ब्रिक्स की बैठक हुई थी, तो उसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे। और इसी दौरान जब वो घाना गए तो घाना का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिला था प्रधानमंत्री मोदी को, नाम है इसका ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। त्रिनिदाद और टोबैगो गए तो वहाँ पर भी इनको त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, नाम है द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल आपातकाल इमरजेंसी के लिए 3 नए रणनीतिक तेल भंडार स्थापित करेगी। कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है? तो देखो, एक इसमें शामिल नहीं है, उसका नाम आपको बताना है। बीकानेर राजस्थान, मंगलोर कर्नाटक, बीना मध्य प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसमें सही जवाब बनेगा आपका, क्या बनेगा बताओ? सही जवाब इसका दोस्तों मथुरा, ठीक है। मथुरा में नहीं, ये बीकानेर में, मैंगलोर में और बीना में स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों वर्तमान में मैंगलोर कर्नाटक, पाडूर कर्नाटक और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हमारे पास तेल भंडार हैं और इनकी क्षमता है 5.33 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति किसकी जगह लेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह लेगी, यानी कि विकल्प C आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यह नीति भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करेगी, जिसका विशेष ध्यान वर्ष 2036 के ओलंपिक पर केंद्रित है। एग्जैक्टली 2036 के जो ओलंपिक हैं इसके लिए भारत ने अपनी दावेदारी की है, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है कि 2036 के ओलंपिक किस देश में होंगे, क्योंकि ओलंपिक कमेटी ने अभी इस पर निर्णय लेना रोक दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला होगा तो इंपॉर्टेंट है आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी या प्रयागराज। गेस करिए, आंसर इसका होगा गोरखपुर, यानी कि विकल्प A आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री ने कहाँ पर हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो हल्दी बोर्ड दोस्तों ये खुलेगा निजामाबाद तेलंगाना में, विकल्प D आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, सारे पॉइंट बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। इसका लक्ष्य यह है कि 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाना। फिलहाल दोस्तों भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा?
इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया है, तो यह स्थापित करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु में है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को बदलकर टैक्स ईयर किया गया है। अब ITR फाइल करने की डेट के बाद भी रिफंड वापस मिल सकता है। फ्लैट या हाउस पर कोई टैक्स नहीं होगा जो कि पहले देना होता था। नए टैक्स बिल की भाषा को आसान किया गया है और नए बिल को छोटा बनाया गया है। पहले 819 सेक्शन थे, अब 536 कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 79वें 79th स्वतंत्रता दिवस समारोह की विषय यानी कि थीम क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2025 में हमने अपना 79 नंबर का इंडिपेंडेंट डे मनाया है और इसकी थीम है नया भारत। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। पूरी थीम इस प्रकार से है, नया भारत, समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया लगातार 12वीं बार, याद रखिएगा। पंडित नेहरू अब तक 17 बार, इंदिरा गांधी 11 बार झंडा फहरा चुके हैं। मोदी अब तक 12वीं बार, यानी कि 2025 में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार झंडा फहराया है लाल किले पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसरो के बारे में आप जानते ही हैं, किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोली गई है, तो ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने मिलकर ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रेरित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में मेचुका में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की है। अब मेचुका नहीं भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसरो ने जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला को ओपन किया है। मुस्कान फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया किसको, अभिनव बिंद्रा को। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। IOC ने कुल 10 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाए हैं जिसमें अभिनव बिंद्रा भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन दोस्तों किया जाएगा, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, सॉरी लखनऊ में नहीं है, ये होगा दिल्ली में, यानी कि विकल्प सी सही है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, और ये सितंबर के महीने में 25 से 28 सितंबर तक आयोजित किया गया। चौथा संस्करण था जिसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया। इसकी एक थीम भी रखी गई, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता। विकल्प में है रिया सिंघा, श्वेता शारदा, दिविता राय और मनिका विश्वकर्मा। देखो दोस्तों, मिस यूनिवर्स इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो 2025 को जीत लिया गया है किसके द्वारा, रिया सिंघा, ये 2024 की बनी थी मिस यूनिवर्स इंडिया। श्वेता शारदा, इन्होंने 2023 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था। दिविता राय ने 2022 में, और अब बात हो रही है 2025 की, तो 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन डी आपका सही है। मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के गंगानगर से हैं और अब थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में वो पार्टिसिपेट करेंगी। अभी 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई नहीं है, होने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रा से व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं। दर्रों के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको कल बता दिया था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। दर्रों से 1-2 प्रश्न आपके बनते हैं हर साल, इस साल भी आएंगे। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा दोस्तों ये किस स्टेट में स्थित है। हिमाचल में तो है नहीं, अरुणाचल में भी नहीं है, ये है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आप अगर हेमा मालिनी से मालिनी याद रखेंगे, उत्तराखंड के सारे दर्रे आपको याद रहेंगे। माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख, नी से नीति दर्रा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सारे ट्रिक मैंने आपको बताए हुए हैं, देख लीजिएगा। और ये जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों, ये भारत के उत्तराखंड को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य दोस्तों ये बन गया है केरल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डिजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। भारत का पहला ई साक्षर जिला कौन सा बना है, तो दोस्तों ये है मलप्पुरम, जो कि केरल में ही स्थित है। और भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बनी है, तो दोस्तों ये भी केरल की
पुल्लमपारा पंचायत है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीडीएफ आपके लिए जरूरी है। पीडीएफ आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी पीडीएफ मैं आपको देता हूँ 2-3 बार रिवीजन आप उसका किया करिए। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य होता है, इसका मतलब क्या होता है आगे बताएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत का जो पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना ये मिजोरम था। मिजोरम के बाद बना है गोवा, फिर बना है आपका त्रिपुरा। ये 3 राज्य हैं जो कि क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे हैं, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य का तमगा ये हासिल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साक्षरता दर जिन स्टेट की 95.6%, मतलब जिनकी भी साक्षरता दर 95% से अधिक होती है, उनको पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन टॉप पर है? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये दोस्तों इसमें शीर्ष पर रहा है कौन? मध्य प्रदेश। और यहाँ पर मैं आपको मेडल टैली दिखाता हूँ, तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है, तीसरे स्थान पर केरल है। इसका पहला संस्करण श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया गया था अगस्त 2025 में। शुभंकर रखा गया रंगीन हिमालयन किंगफिशर। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, बीएचयू के शोध के अनुसार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि आपका वाराणसी में स्थित है, तो बीएचयू के शोध के अनुसार किस जनजाति में आनुवंशिक कारणों से टीबी हो जाती है? टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो दोस्तों ये सहरिया जनजाति होती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अच्छा, विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं जानते हैं आप? चलिए आगे बताते हैं आपको। तो सहरिया मध्य भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनजाति है जो पीवीटीजी यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। ध्यान दीजिएगा कि कुल कितने पीवीटीजीज हैं भारत में? तो 7 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और वर्ल्ड टीबी डे प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल का विकास ब्रिटेन और किस देश ने संयुक्त रूप से मिलकर किया? मिसाइल का नाम है स्टॉर्म शैडो। इसे बनाया गया है ब्रिटेन के द्वारा और फ्रांस के द्वारा। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पेंगुइन नहीं पाए जाते? तो फ्रेंड, जैसा कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ऊपर जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर मिलेगा आपको क्या? आर्कटिक। और नीचे जो साउथ पोल है यहाँ पर मिलेगा आपको अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक पर जैसा कि आप जानते हैं भारत एक अपना नया अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करने जा रहा है 2029 तक, और इसका नाम रखा गया है मैत्री 2, ठीक है। आर्कटिक यहाँ पर जो है पेंगुइन नहीं पाए जाते, तो कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पेंगुइन यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाते हैं। एग्जैक्टली पेंगुइन उड़ नहीं सकते, केवल दौड़ते हैं। यहाँ पर जो हिम भालू होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी संख्या यहाँ पर नहीं के बराबर है, ठीक है। ये आप याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज करने वाला जानवर कौन सा है? तो हाथी, स्पर्म वेल, शेर या फिर हिरण। तस्वीर में देख पा रहे होंगे ये स्पर्म वेल है जो कि पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज करने वाला जानवर है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन कि नए शोध के अनुसार तापतान ज्वालामुखी करीब 7,10,000 साल बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। नाम क्या है? तापतान ज्वालामुखी। ये 7,10,000 साल बाद फिर से जाग रहा है। ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान या फिर जापान? तापतान ज्वालामुखी दोस्तों बहुत ही विनाशकारी हो सकता है ये। फिलहाल ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से 56 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो वहाँ पर जो ईरान यानी कि दक्षिण पूर्वी ईरान है, वहाँ की पहाड़ियों में यह स्थित है। इसकी ऊंचाई 3,940 मीटर है। तो मतलब मिला जुला के अगर ये जागता है तो कुछ तबाही तो लेके आएगा ही, ठीक है। तो ये ईरान में स्थित है, याद रखिएगा। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि महिला विश्व कप 2025 का फाइनल आज ही तो हो रहा है ना। अगर वीडियो आज आप देख रहे हैं 2 नवंबर को, तो इसका फाइनल आज खेला जा रहा है। बस आपको ये बता देना है कि महिला विश्व कप 2025 भारत तो जा रहा है, तो हमारी जो सामने की टीमें कौन सी है? पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। फटाफट आप लोग कमेंट करिए। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग करते रहिए। धन्यवाद आपका।